आज हम अपना अकाउंटिंग का एक चैप्टर है एडजस्टमेंट एंट्रीज। आज हम वो इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज एडजस्टमेंट से मुराद ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड हमारा पूरा हो जाता है, लेकिन जो उसका असर है वो उसके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तक रहता है। तो कानून और रूल्स के मुताबिक ये होता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर रह के हमने अपनी एंट्रीज को मुकम्मल करना होता है, कंप्लीट करना होता है। जो एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट बाज वैसे तो आम तौर पर 6 किस्म की एडजस्टमेंट्स देखी जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, हो जाती हैं। अब एडजस्टमेंट से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ जो है चीज़ ली है जिसका असर जो है वो 1 साल तक है। अब अकाउंटिंग पीरियड ऑर्गेनाइजेशन का विद इन 6 मंथ होता है, विद इन ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है। तो फिर जो उसका असर होता है वो उसके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तक होता है। तो फिर हम ये देखेंगे कि हम उन एंट्रीज को किस तरह अपने जर्नल में करके पुट इन करके फिर उसका जो असर है बैलेंस शीट पर, और फिर उसका असर बैलेंस शीट, और उसके बाद अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट पर असर पड़ता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी पड़ता है। जिसमें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादातर इस पर बिहाव पर, यानी कि ये इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर असरअंदाज करती है। अब वन बाय वन हम इसको जिक्र करेंगे कि कौन सी ऐसी एंट्रीज होती हैं या कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एडजस्टमेंट के बगैर हम अपना अकाउंटिंग पीरियड को या हम अपने मैनेजमेंट सेक्शन को पूरा नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आती। हम अपना जो मैनेजमेंट एक्सपेंस है या प्लान है वो पूरा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस होता है जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, लेकिन अभी तक उसका असर रहता है। जैसा कि हम एक हमारा टैक्स सिस्टम है, हम टैक्स पे किया हमने, अब उस टैक्स का जो वो एक दुरानिया वो 1 साल का है, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिसका असर है वो अगले साल तक भी रहता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो जून में हमने पे किया है, और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 दिसंबर में एंड हो जाता है। लेकिन जून से लेके दिसंबर तक हमारे 6 से 7 महीने होते हैं। अब 6 से 7 महीने की एंट्री हम इसमें अंडर करेंगे, बाकी जो 4 महीने होते हैं उसको हम नेक्स्ट पीरियड, यानी कि ये 2021, और फिर उसके हम नेक्स्ट काउंटिंग पीरियड में उसे पुट इन करेंगे 2022। वहाँ का वो क्लोज, यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा अकाउंट, और उसमें जाके 2022 में वो ओपन हो जाता है। अब अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करें जैसे कि, तो वो हम एडजस्टमेंट में करते वक्त क्या करते हैं, इसकी एक डेबिट क्रेडिट साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जो एक्सपेंस की एंट्री होती है वो हम करते हैं प्रीपेड टैक्स एक्सपेंसेस। यहाँ पे टैक्स भी आ सकते हैं, अगर आपके कोई यूटिलिटी बिल्स हैं वो एडवांस में होते हैं, वो आप यहाँ पे, अगर हमने यहाँ एग्जांपल ली टैक्स की, तो हमने यहाँ टैक्स पुट इन कर दिया। हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे कोई यूटिलिटी बिल हो सकता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता है उसके साथ। अगर यहाँ पे टैक्स अगर वो दें तो टैक्स एक्सपेंस होगा, अगर वो आपको यूटिलिटी बिल्स दें तो यूटिलिटी बिल्स क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस ये होता है कि हमने डेबिट, क्योंकि हमने इसको एडवांस में पे कर चुके हैं लेकिन अभी उसका फ़ायदा लेना बाकी है, तो फिर जितने मंथ का होगा उतने मंथ का हम पुट इन करेंगे, बाकियों को दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो टैक्स है वो 2400 हुआ है, हम उसे 12 यानी कि 12 महीने में डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब आएगा 200। और जून से लेके दिसंबर तक लेट्स से कि 7 महीने बनते हैं, तो 7 × 2 × 14, 1400 की यहाँ पे एंट्री आएगी। जो बाकी हमारे पास पैसे बचेंगे 1400 से, यानी कि हमारे पास जो 1000 रुपये बकाया बचेगा वो हम 2022 के अकाउंटिंग पीरियड में पुट इन कर देंगे। दूसरा हमारा है अनअर्न्ड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हम उस पर काम कर रहे हैं, यानी कि काम, और लेकिन अभी तक उसको अर्न नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमने उस पर खर्चा कर दिया, और वो 1 साल का था, तो जितना खर्चा हुआ लेकिन उसको हमने अर्न नहीं किया, अभी वो मुकम्मल हो चुका है, अभी तक हमने उससे पैसे लेने हैं, यानी कि प्रोजेक्ट शायद कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस सिलसिले में फिर हम अपने एंट्री को किस तरह करते हैं,
जैसा कि जी जो अनअर्न्ड इनकम होता है वो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रेंट की। हमने जो रेंट है हमने एक हमने अपना चीज़ रेंट पे दे दी है। अब वो रेंट पे देने के बाद हमने वो ईयरली दी है। अब ईयरली में ऐसा क्या होता है कि वो जो हमारा रेंट है वो 1 साल के बाद हमें मिलेगा और जो काउंटिंग पीरियड है वो हमारा पहले ख़त्म हो गया। लेट्स से कि अक्टूबर या सितंबर में हमने ये काम किया है और अक्टूबर सितंबर में ये काम करने के बाद फिर हमने ये क्या किया है कि जी हमने रेंट पे दे दिया है। अब रेंट में देने के बाद जी अनअर्न्ड में फिर हम क्या कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक चीज़ किराए पे दिया, रेंट पे दिया, वो रेंट पे क्या है कि वो ईयरली ईयरली दी हुई है। अब ईयरली में ये होता है कि जी हमने जो हमारा किराया है वो 1 साल के बाद हमारे पास आएगा, लेकिन जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा पहले ख़त्म हो चुका होता है। लेट्स से कि जी हमने दिसंबर में अपनी अगस्त में हमने एक चीज़ रेंट पे दी है, अब उसका जो किराए का इम्पैक्ट है वो पड़ेगा अगले साल दिसंबर तक, लेकिन हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। और जब अकाउंटिंग पीरियड हमारा ख़त्म होगा तो फिर हम उसकी एंट्री जो अनअर्न्ड इनकम है, यानी कि अभी हमने उसको अर्न नहीं किया लेकिन उसको हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया लेकिन अभी तक अर्न नहीं किया, तो फिर उस सिलसिले में फिर हम क्या करते हैं कि वो एंट्री होती है, रेंट इनकम हमारी डेबिट होती है और अनअर्न्ड इनकम जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। इसकी एग्जांपल सेम पिछले वाली कि हम उसको अपने महीनों पे डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको पुट इन कर देते हैं। एक और एक और एडजस्टमेंट आती है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, यानी कि वो हमारे ऐसे एक्सपेंस जो हमने अनपेड किए होते हैं। हमने वो खर्चा हो चुका होता है लेकिन वो उसे अनपेड किया होता है, उसको हम बोलते हैं अन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे जैसा कि हम एक किराए पे हैं, किराए पे हम 1 महीने के बाद हमने किराया देना है, या बाद दफ़ा इस तरह होता है कि 1 महीने के बाद हमने अपनी फ़ीस देनी है लेकिन हमने वो खर्चा कर लिया होता है। तो फिर उस वक़्त उसकी एंट्री कैसे होगी कि अनअर्न्ड इनकम डेबिट होती है हमारी, और सैलरीज़ एक्सपेंस, यानी कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो काम कर चुके हैं, अब हमने उनको सैलरी देनी है हर मंथ के बाद। अब वो काम उनका मुकम्मल हो चुका है तो फिर सैलरीज़ एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है और सैलरीज़ पेएबल हमारा क्रेडिट होता है क्योंकि हम फिर दे चुके होते हैं। उसके बाद आ जाती है एक्रूड इनकम। अब 2 तरह के होते हैं, एक एक एक्रूड इनकम होती है हमारे पास और एक होती है अनअर्न्ड इनकम, यानी कि ये वो एक एक्रूड इनकम होती है, हम उनसे पैसे ले चुके होते हैं लेकिन अभी तक उसकी एंट्री उसको हम पैसे यानी कि काम नहीं, उनको उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाया होता। उस सिलसिले में फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंटरेस्ट होता है, हमने इंटरेस्ट देना होता है या फिर लेना होता है, उस सिलसिले में फिर जो एंट्री होती है वो होती है एक्रूड इंटरेस्ट हमारा डेबिट होता है और इंटरेस्ट इनकम हमारा क्रेडिट होता है। अब ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में सिर्फ वो आपसे इंटरेस्ट का पूछें, जो भी एक्रूड इनकम होगी उसके सिलसिले में फिर जो लेट्स से कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है आपका, रेंट का हो सकता है, तो फिर उस वक़्त आपने फिर उस एंट्री को इंटरेस्ट की जगह पे लिख देना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जी फरसोदगी। फरसोदगी से मुराद हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ भी चीज़ें लेती हैं मशीनरी वगैरह, तो साल के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो डी वैल्यू हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस सिलसिले में फिर हम क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जो डेप्रिसिएशन है वो सालाना या फिर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की होती हैं। तो फिर उस सिलसिले में फिर हम जितना हमारा अकाउंटिंग पीरियड गुज़र चुका होता है उसको हम डिवाइड करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट कर देते हैं। और पर्टिकुलर एसेट का मतलब है कि कोई भी एसेट हो सकता है, यहाँ पे मशीनरी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी, यानी कि मशीनरी से मुराद कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो डेप्रिसिएट हो सकती हैं, जिसकी वैल्यू कम हो सकती है, उसका नाम आपने लिख देना है। क्लोजिंग स्टॉक से मुराद ऐसा स्टॉक होता है कि जी वो चीज़ें जो इस अकाउंटिंग पीरियड के बाद यानी कि 31 दिसंबर को वो ख़त्म हो चुका होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि अगले नेक्स्ट पीरियड में फिर हमने उसको ओपनिंग स्टॉक के तौर पर इसको रन कर दिया होता है। फिर जब भी अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो उसकी एंट्री फिर हम इस लिहाज से करेंगे, जी क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा डेबिट होता है और जो उसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यानी कि जिस जो हमारा ओवरऑल स्टॉक होता है उसके ज़रिए हम फिर जब ट्रेड कर रहे होते हैं वो हमारा फिर साथ में क्रेडिट हो जाता है। ये टोटल 6 एंट्री जो हैं वो जो कि हमें बीबीए, एमबीए या फर्स्ट ईयर की क्लासेस में देखने को मिलती हैं, टोटल मेजर 6 होती हैं। इसके अलावा भी 2 से 3 का ज़िक्र आता है बुक्स में, लेकिन मेजर 6 ये होती हैं। इसमें से अगर बाज़ दफ़ा यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, आपको इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये 6 एंट्रीज़ को डेबिट, क्रेडिट इसका याद करना होता है। जैसे ही आपको पता चले कि इसमें एडजस्टमेंट आई है, तो उसमें सिर्फ़ आपने उसकी टोटल एडजस्टमेंट कितनी आती है, कितने माह की आती है, वो एडजस्ट करके बस आपने एंट्री को पुट इन करना होता है। उसके बाद आपका जो है वो आप बैलेंस शीट की तरफ और प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं।